तो जो कार्य करते हैं वो रिमार्केबल, जो कार्य नहीं करेंगे वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो 10 साल में इतने एक्सपोज हो गए कि अभी लोग वो नेगेटिविटी लोग सत्ता से उनको दूर फेंक दिया। तो अभी जो ये तीसरी बार सत्ता कर रही है वो मुजूरी है कि लोगों ने उनको ये दे दिया। तो मॉरली वो सत्ता करने के लायक नहीं है, लेकिन वो लोग सत्ता छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए तो सब कुछ करते हैं दिया है। हालांकि इंडिया आघाड़ी को सारे लोग चाहने वाले नहीं है, लेकिन संविधान मेन था, संविधान को बचाने के लिए उनको चांस दिया गया है। लोगों ने जनाजर नहीं दिया उनको। मॉरली अगर देखा जाए तो उन्होंने बनना नहीं चाहिए था, छोड़ देना चाहिए कि भाई लोग मुझे नहीं चाहते, लेकिन वो तो मुजोर लोग हैं, वो बनाएंगे तो वो जुगाड़ करके बना रहे। उनको तो 240 ही मिला है, और वो भी 240 वो ईवीएम जो है, ईवीएम में बोलते ना वो एक कहा एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सीजरिंग। तो नॉर्मल डिलीवरी होती तो 40 भी सीट नहीं मिलती। वैसा अपने देश में नहीं। अपने देश में पहले चुनाव होना चाहिए और जो चुन के आते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि उसमें से बेस्ट कौन सा आदमी है। लेकिन ये दलित दर गलत आदत लग गई कि पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर करके उसके नाम से वोट मांगना, जैसे मोदी को फोकस किया था 2014 से। तो हमने डायनामिक होना चाहिए, मतलब स्टैटिस्टिक नहीं होना चाहिए कि जो एक ही है। दुश्मन की, कांशीराम जी क्या बोलते थे, दुश्मन की चाल को देखते हुए अपनी चाल का फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो कभी शत्रु के साथ, कभी शत्रु के विरुद्ध में। मायावती ने स्टैटिस्टिक भूमिका लेने से वो 0 पे आउट हो गई। अगर उसने डायनामिक भूमिका लेती, मान लो ठीक है भाई, वो विचार पड़ते, कौन शत्रु है, कोई नरम है, कोई गरम है, लेकिन मान लो वो इंडिया आघाड़ी में आते तो कम से कम 10-12 सीट मिल जाती। या अगर उसको इंडिया आघाड़ी पसंद नहीं, वो बीजेपी को, अब लोग बोलते कि भाई वो बी टीम है या इनडायरेक्ट उसने किया इसलिए बीजेपी की टिकट ज़्यादा आ गई, तो वो डायरेक्ट बीजेपी में चले आती तो कम से कम 5-10 आ जाती, जैसा उनके एनडीए ग्रुप। तो ये गलत है। बहुजन ऐसा स्ट्रेटेजिक राजनीति, वो कभी एकला चलोरे जिसको बोलते ना, एकला चलोरे वाले लोग राज नहीं कर सकते। हमको जैसा दुश्मन क्या करता है, हमारा कभी हमारा साथ लेता है, कभी हमारा कंधा यूज़ करता है, कभी हमें पैरते हैं, तो वो जैसा हमें इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करता है, वैसा हमें भी उनका इस्तेमाल करते आना चाहिए। तब हम राजनीति में पनपे होंगे, नहीं तो वो 0 पे आउट होंगे बार बार, तो लोगों का मॉरलिटी डिमोरल हो जाएंगे लोग। आज कुछ तो भी उत्साह है वो फिर खत्म हो जाएगा, और जो है वो भी नहीं बात रहेगा। भी तो चली कि इंडिया गठबंधन के लोग खुद नहीं चाहते थे बीएसपी को लेने। नहीं, वो तो बोलते थे ना कि अभी ये देखो, ये उल्टा पुल्टा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो ऑफर करते तो जाते नहीं, वो तानते रहते हैं, तो तानने से फिर छोड़ देते। इलास्टिक इतना भी मत तानो कि टूट जाएगा। इलास्टिक होने का मतलब ये नहीं कि वो टूट जाएगा। अपना हाथ बेइज्जत होके नहीं जाना, अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान को रख के अगर कोई करता है तो उसमें भागीदारी होने में क्या हर्ज नहीं ना, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर रूट मजबूत रहेगा तो ऊपर वाला कितना भी छाटेगा तो फिर से हरा पत्ती, हरा डाली आ जाएगी। अगर रूट ही नहीं रहेगा तो वो पेड़ फिर से आएगा कहाँ से। तो किसी को भी अगर संगठन चलाना है तो पहले रूट के ऊपर, जैसे ब्राह्मण लोग पॉलिटिक्स को मास्टर की नहीं बोलते, वो वन ऑफ की बोलते, वो नॉन पॉलिटिकल को सांस्कृतिक करके उसको ज़्यादा महत्व देते, क्योंकि उनको मालूम है कि पेड़ मजबूत रहेगा तो फल एक दिन आएगा ही। तो पेड़ ही नहीं रहेगा मजबूत तो फल कहाँ से आएगा। तो हम लोग पेड़ लगाते नहीं और डायरेक्ट हम लोग चुनाव के टाइम में कुछ ये करते तो हमारी शक्ति बेकार में चली जाती। राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है वो निरंतर जारी होना चाहिए। माननीय कांशीराम साहब की बात ये जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुकी है। बता दें कि देश में जो लोकतंत्रात्मक जो बहुत बड़ा पर्व जिसको देश में चुनाव कहा जाता है, पार्लियामेंट्री का चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं और देश में अब कहीं न कहीं नई सरकार भी बनने वाली है। 7:15 बजे आज के दिन मतलब 9 जून को एक ऐतिहासिक दिन है, आज शपथ ग्रहण भी की जाएगी। अब इसमें बहुजन समाज की जो राजनीति वो किस तरीके से है और कहाँ पर बहुजन समाज की राजनीति की स्थिति है, तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है, बता दूं कि अरविंद माड़ी सर है। सामाजिक प्रबोधन के तौर पर उनको जाना पहचाना जाता है और एक लंबे समय से बहुजन समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार वो बने हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। अभी एक नारा लगाया गया था सर देश में कि 400 पार, नरेंद्र मोदी के जरिए बीजेपी के पाले से हाल ही में वो नारा तो अमल में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन एक उम्मीद थी बहुजन राजनीति से, उसके हिसाब से जो नतीजे नहीं आए और एक नकारात्मकता भी देखी जा रही, तो इसको अब बहुजन राजनीति को देश में आप कैसे देख रहे हैं? बहुजन राजनीति के लिए अभी अभी माहौल चालू होगा इस नतीजे से। कारण ये जो 10 साल उन्होंने जो समाज में जो नेगेटिविटी फैलाई, केवल मन की बात करना और काम उल्टा करना, इससे लोग भला ही इतने जागरूक नहीं, लेकिन उतना तो समझते हैं। सफ़ेद झूठ तो लोग सहन नहीं करते,
तो 10 साल में जो सत्ताधारी लोगों ने काम किया वो कॉमन आदमी के भी ध्यान में आया कि ये लोग कॉमन आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे, खाली कारपोरेट लोगों के लिए या ऊपर के लोगों के लिए सत्ता चला रहे। जी, जी। तो इसलिए वो नारा, अभी उन्होंने जो 400 पार का नारा दिया वो तो धवस बोलते हैं उसको मराठी में, वो धवस देते, जबकि अंदर ही अंदर जब अभी देखा कि 40 भी ईमानदारी से अगर चुनाव होता तो 40 सीट भी उनकी नहीं आती, ऐसा उन्होंने बेकार काम किया है और पब्लिक की नज़र से वो गिर गए हैं। नहीं तो 2014 में तो उन्होंने, लोगों ने उनको उठाया, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो लोग ही होते हैं, लोग ही कंधे पे बिठाते हैं और लोग भी पैर के नीचे कुचल देते हैं। तो जो कार्य करते हैं वो रिमार्केबल, जो कार्य नहीं करेंगे वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो 10 साल में इतने एक्सपोज हो गए कि अभी लोग वो निगेटिविटी, लोग सत्ता से उनको दूर फेंक दिया। तो अभी जो ये तीसरी बार सत्ता कर रही है वो मुजूरी है, ये लोगों ने उनको ये दे दिया। तो मॉरली वो सत्ता करने के लायक नहीं है, लेकिन वो लोग सत्ता छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए तो सब कुछ करते हैं वो लोग। बिल्कुल। एक लहर देश में चली कि बीजेपी के पाले से कहा गया कि हम संविधान बदल देंगे, और उसका काट या फिर इंडिया गठबंधन का है, तो इंडिया गठबंधन उन्होंने ये कहा कि हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, रिजर्वेशन को बचाएंगे, और कांग्रेस ने उसकी अगुवाई की है। इसको आप कैसे देखते इसको ये देखते कि आज भले ही बहुजन की राजनीति कोई नहीं करता, ना कांग्रेस करता ना बीजेपी, लेकिन संविधान हमारे लिए आशा है, कम से कम वो रहेगा। तो अभी गला दबाने से गला बचेगा तो हम बाकी के लिए लड़ेंगे। तो बीजेपी वाले संविधान बदलने के लिए, वो भला ही वो डायरेक्टली नहीं बोले, लेकिन उनके जो कुछ लोग थे, 400 पार का मतलब तो सत्ता चलाने के लिए 400 की गरज नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या दिया, क्योंकि उनको फुल मेजॉरिटी रहने से वो मनमाना राजनीति कर सकते थे। वो लोगों के ध्यान में आया कि भाई अब संविधान बचाना जरूरी है। सारे लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन प्रचार के उनका मालूम हो गया कि भाई संविधान में हमारे हक अधिकार की बात है। इसलिए इस वक्त बहुजन वगैरह या अन्य पार्टी जो भी होंगे उनको दुर्लक्षित करके संविधान बचाने वाले पार्टी को लोगों ने प्राधान्य दिया है, और इसीलिए वो इंडिया आघाड़ी करने की वजह से उनको दिया है। हालांकि इंडिया आघाड़ी को सारे लोग चाहने वाले नहीं है, लेकिन संविधान मेन था, संविधान को बचाने के लिए उनको चांस दिया गया है मॉरली, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, अभी फिर एक बार एनडीए गठबंधन सरकार बना रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो इंडिया गठबंधन में जो लोगों ने वोट किया है उनके साथ में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है? नहीं, धोखाधड़ी हुआ है, वो जनाधार नहीं दिया, वो जुगाड़ है। लोगों ने जनाधार नहीं दिया उनको। मॉरली अगर देखा जाए तो उन्होंने बनना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि भाई लोग मुझे नहीं चाहते, लेकिन वो तो मुजोर लोग हैं, वो बनाएंगे, तो वो जुगाड़ करके बना रहे। उनको तो 240 ही मिला है, और वो भी 240 वो ईवीएम जो है, ईवीएम में बोलते ना, वो एक कहा, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सीजरिंग। तो नॉर्मल डिलीवरी होती तो 40 भी सीट नहीं मिलती। अभी आप व्हाट्सएप पे ये घूम रहे कि 1 करोड़ 7 लाख कुछ मत ज़्यादा आ गए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में 28,000 मत बढ़े। अब आप रिजल्ट देखो तो बीजेपी के कैंडिडेट कोई 1000 से जीता है, कोई 2000 से जीता है। तो नेचुरली ये हेराफेरी करके इतनी सीटें आ गई, नहीं तो उनको ये 240 तो छोड़ो, 140 भी नहीं आती। और मैं तो बोलता हूँ कि ईमानदारी से लोगों ने 10% भी वोट नहीं दिया। ये सारा जिसकी लाठी उसकी भैंस बोलते हैं कि नहीं, राजनीति में वो चलता है, जो मुजर लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं वही होगा, लेकिन लोगों ने मत नहीं दिया। चुनाव के दौरान एक मुद्दा बड़े तेजी से चला कि देश का प्रधानमंत्री अब दलित होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आगे किया गया इंडिया गठबंधन के जरिए। माहौल नहीं बनाया था एक्चुअली। किसको बनाना, क्या बनाना चाहिए, वो प्रत्येक दल क्या पक्ष का ऊपर डिपेंड रहता है कि उनके सांसद क्या चाहते हैं। एक्चुअली अपने भारत में संसदीय लोकशाही है, कोई पहले से कैंडिडेट डिसाइड नहीं करके उसके नाम से ये बोलते हैं, वो प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी अमेरिका में है, वैसा अपने देश में नहीं। अपने देश में पहले चुनाव होना चाहिए, और जो चुन के आते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि उसमें से बेस्ट कौन सा आदमी है। लेकिन ये दलित दर गलत आदत लग गई कि पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर करके उसके नाम से वोट मांगना, जैसे मोदी को फोकस किया था 2014 से। लेकिन ये गलत, ये संसदीय लोकशाही का अपमान है। तो ये करना, अभी चुनाव में भी वो चेंज कर रहे, डायरेक्ट सरपंच चुनना, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर चुनना, ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन वो कर रहे जानबूझकर, एक आदमी को हीरो बनाना और उसके नाम से चुनाव करना। इसका परिणाम क्या होता है कि बाकी जो लोकल कैंडिडेट होते हैं उसका मूल्य खत्म हो जाता है। लोग खाली जैसा मोदी का नाम ले रहे, लेकिन जिस कैंडिडेट को जीता के दिया उसके बारे में वो कुछ भी नहीं रहता। तो ये सब गलत संविधान का संदेश दे रहे हो। ये भी मैंने वही बात कही कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो आगे किया जा रहा था दलित प्रधानमंत्री के तौर पर या फिर इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर, उनके पक्ष की बात है, वो किसको बनाना नहीं बनाना
लेकिन अब एक बात देखी जा रही है ना सर, कि अभी विपक्षी दल का जो नेता होगा उन्होंने सोनिया गांधी को डिक्लेयर कर दिया है। विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है वो बोलने के लिए। क्या लगता है जैसा भी जब सोनिया गांधी को लोग बना रहे थे कांग्रेस के, तो बीजेपी आरएसएस वालों ने बोला कि वो विदेशी है, उसको होने नहीं दिया। फिर जन्म, अब वो तो मजदूरी करती, मोदी जैसी मजदूरी करती तो हो सकती थी, लेकिन उसने माघार ले लिया और मनमोहन सिंह को आगे किया। तो वो तो उसका बड़प्पन है। तो मोदी तो अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा कि भाई मुझे लोग नहीं चाहते, मेरे वजह से इतनी सीट कम आ गई, तो मैं खुद नहीं बनना चाहिए, दूसरे को बनने दो, है कि नहीं। तो ये राजनीतिक लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन अभी खरगे को बनाना है किसका, दलित, तो ये नहीं है। वो पक्ष ठहराता है कि वो अगर चाहते हुए दलित दलित बनाना चाहिए तो वो उनकी मर्जी है। बहुजन राजनीति को लेकर खासतौर पर आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश और खासतौर पूरे देश में बसपा की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में जो 0 सीटें आई है, इसको लेकर क्या है? क्या अब बसपा से लेकर एक जो नेगेटिविटी देखी जा रही है, क्या इसमें बदलाव देख रहे हैं आप भविष्य में? क्या कुछ अब उम्मीदें देखेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं कोई किसी पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो सोशल आदमी हूँ। जी। लेकिन बाबा कांशीराम जी को मैं बहुत मानता था। कांशीराम जी ने क्या बोला कि डायनामिक्स हमारे संगठन में या को जो भी है, क्योंकि राजनीति करना है तो हम सत्ता में आने के लिए ही करते हैं ना, चाहे पार्टली हो या फुल फ्लेज, जब आएगा तब आएगा, लेकिन पार्टली भी। तो हमने डायनामिक होना चाहिए, मतलब स्टैटिस्टिक नहीं होना चाहिए कि जो एक ही है। दुश्मन की, कांशीराम जी क्या बोलते थे, दुश्मन की चाल को देखते हुए अपनी चाल को बदलो। और इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मतलब टूटने लायक नहीं, तो अपना बचा के जितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो कभी शत्रु के साथ, कभी शत्रु के विरोध में। मायावती ने स्टैटिस्टिक भूमिका लेने से वो 0 पे आउट हो गई। अगर उसने डायनामिक भूमिका लेती, मान लो ठीक है भाई, वो विचार पड़ते, कौन शत्रु है, कोई नरम है, कोई गरम है, लेकिन मान लो वो इंडिया आघाड़ी में आती तो कम से कम 10-12 सीट मिल जाती। या अगर उसको इंडिया आघाड़ी पसंद नहीं, वो बीजेपी को, अब लोग बोलते कि भाई वो बी टीम है या इनडायरेक्ट उसने किया इसलिए बीजेपी की टिकट ज़्यादा आ गई, तो वो डायरेक्ट बीजेपी में चली जाती तो कम से कम 5-10 आ जाती है, जैसा उनके एनडीए ग्रुप में आई। तो कुछ तो सत्ता हाथ में आती है, कुछ तो लोगों का भला कर सकती थी, वो चिल्ला तो सकती थी पार्लियामेंट। अभी उसने 0 पे करके क्या कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक राजनीति। तो ये गलत है। बहुजन ऐसा स्ट्रेटेजिक राजनीति, वो कभी एकला चलोरे जिसको बोलते हैं ना, एकला चलोरे वाले लोग राज नहीं कर सकते। हमको जैसा दुश्मन क्या करता है, हमारा कभी हमारा साथ लेता है, कभी हमारा कंधा यूज़ करता है, कभी हमें पैर देता है, तो वो जैसा हमें इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करता है, वैसा हमें भी उनका इस्तेमाल करते आना चाहिए। तब हम राजनीति में पनपेंगे, नहीं तो वो 0 पे आउट होंगे बार बार, तो लोगों का मॉरलिटी डिमोरल हो जाएंगे लोग। आज कुछ तो भी उत्साह है वो फिर खत्म हो जाएगा, और जो है वो भी नहीं रहेगा कार्य करते हैं। तो राजनीति में डायनामिक होना बहुत जरूरी है, इलास्टिक होना बहुत जरूरी है। मायावती वो भूमिका नहीं ले रही, इसलिए वो 0 पे आउट हो गई। इसलिए उन्हें सबक सीखना चाहिए कि ये चेंज होना चाहिए इसमें। आप एक लंबे समय से एक शत्रु के साथ या शत्रु के विरोध में कुछ तो हाथ में लो। जैसा चिराग है, उसने 5 सीटें तो ला लिया है उसके साथ, कम से कम 5 सीटें तो 1-2 मंत्री बनेंगे तो कुछ तो समाज का भला हो जाएगा। भाई नाक दबाओगे तभी तो कोई मुंह खोलेगा। अब 0 पे तुमको कौन पूछेगा, तुमको तो पार्लियामेंट में भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो या तो इंडिया आघाड़ी में जाती तो 10-15 सीट मिल जाती। अभी उनका जो आप आंकड़ेवारी देखेंगे तो थोड़े थोड़े इससे बीजेपी की सीटें आई वहाँ पे, थोड़े थोड़े से 19 सीटें का है, तो 19 में से 10-12 तो इसको मिल ही जाती, कुछ एसपी को मिल जाती है, उसके भी भला हो जाता लेकिन है। एक बात भी तो चली कि इंडिया गठबंधन के लोग खुद नहीं चाहते थे बीएसपी को लेना। नहीं, वो तो बोलते थे ना कि अभी ये देखो, ये उल्टा पुल्टा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो ऑफर करते तो जाते नहीं, वो तानते रहते हैं, तो तानने से फिर छोड़ देते। इलास्टिक इतना भी मत तानो कि टूट जाएगा। इलास्टिक होने का मतलब ये नहीं कि वो टूट जाएगा। अपना हाथ बेइज्जत होके नहीं जाना, अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान को रख के अगर कोई करता है तो उसमें भागीदारी होने में क्या हर्ज नहीं ना, ये मैं बोल रहा हूँ। तो बेइज्जत अब होके नहीं। तो अब देश में जिस तरीके से बहुजन समाज की आपने बात की कि एक मॉरल भी डाउन होता है, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, जिस तरीके से आप एक बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसकी अहमियत और फिर आपने जो रूट और फ्रूट की बात की, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और भविष्य में अब बहुजन राजनीति के लिए क्या कुछ देखो, कहेंगे? हमारे महापुरुषों ने या लास्टली अभी कांशीराम जी ने ये बोला ना कि जिस समाज की सामाजिक जड़ मजबूत नहीं होती वो राजनीति में सक्षम नहीं होता। तो रूट्स मजबूत रहेंगे तभी तो ऊपर झाड़ बढ़ेगा। तो ये सोशल में भी ऐसा ही है, जैसा ब्राह्मणों का आरएसएस, ये रूट्स का काम है। उन्हीं की वजह से तो बीजेपी बढ़ गई। उन्होंने जो 1925 से काम किया, तब वो उनके वृक्षों को फल आ गए। तो सिमिलरली ये विचार, दो विचार की श्रमण और ब्राह्मण,
तो हम लोग श्रमण संस्कृति वाले हैं, मतलब बांट के खाने वाले, और ब्राह्मण ये छीन के खाने वाले हैं। तो ये दो संस्कृति का संघर्ष 5000 साल से चल रहा है। तो वो अपना रूट मजबूत कर रहे हैं, तो हमें भी तो अपना रूट मजबूत करेगा। अगर रूट मजबूत रहेगा तो ऊपर वाला कितना भी छाटेगा तो फिर से हरा पत्ती, हरा डाली आ जाएगी। अगर रूट ही नहीं रहेगा तो वो पेड़ फिर से आएगा कहाँ से? तो किसी को भी अगर संगठन चलाना है तो पहले रूट के ऊपर, जैसे ब्राह्मण लोग पॉलिटिक्स को मास्टर की नहीं बोलते, वो वन ऑफ की बोलते, वो नॉन पॉलिटिकल को सांस्कृतिक करके उसको ज़्यादा महत्व देते, क्योंकि उनको मालूम है कि पेड़ मजबूत रहेगा तो फल एक दिन आएगा ही। तो पेड़ ही नहीं रहेगा मजबूत तो फल कहाँ से आएगा? तो हम लोग पेड़ लगाते नहीं और डायरेक्ट हम लोग चुनाव के टाइम में कुछ ये करते तो हमारी शक्ति बेकार में चली जाती। तो हम ब्राह्मण लोग क्या करते, 12 महीने नॉन पॉलिटिकल काम करते, रूट्स का काम, और जब चुनाव आता है तो 1 महीने में वो पॉलिटिकल बन जाते हैं। तो हमको भी वैसा ही 12 महीने नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत करना पड़ेगा अपने विचार के, सत्यशोधक विचार के, जो कांशीराम जी ने वामसे के नाम से। और बाद में राजनीति का दुश्मन की चाल को देखते हुए हमें राजनीति करना है, हमें अड़िंग नहीं रहना, फ्लेक्सिबल होना कि हमें क्या मिलेगा। जैसे कांशीराम बोलते कि हाँ, मेरे को सत्ता आने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो जैसा उन्होंने बीजेपी का भी साथ लिया, लेकिन सत्ता अपनी चलाई, है कि नहीं? अब कुछ लोग तो बदनाम करेंगे वो बात, लेकिन कांशीराम जी का क्या हाल है, मैं स्वार्थी हूँ अपने समाज की भलाई के लिए। तो मायावती ने भी ये सीख लेना चाहिए। खुद को बर्बाद करने के लिए राजनीति करके क्या फायदा? अब उसका इंटरनल मामला क्या है अपने को तो नहीं मालूम, वो क्यों ऐसा राजनीति करते हैं। तो कांशीराम जी का मूवमेंट कोलैप्स हो गया क्योंकि उसने डायनामिक एक्शन नहीं लिया, यही कारण है। तो चलिए, तो हमने कोशिश इसी बात को जानने की है कि सामाजिक परिवर्तन को जो आंदोलन है वो कितना ज़्यादा आवश्यक है। अरुण माड़े जी काफ़ी लंबे समय से इस परिवर्तन के आंदोलन को चला रहे हैं, लोगों में प्रशिक्षण शिविर दे रहे हैं, लोगों को के बीच में जाकर जनजागृति करने का काम कर रहे हैं। खास तौर पर अगर बता दूं, ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज के बीच में जाकर एक परिवर्तन करना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है और जिसका काम वो लंबे समय से कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और देश की तमाम राजनीतिक जो परिणाम आए हैं, उस परिणामों को लेकर हमने सीधी उनसे चर्चा की। आज की इस पूरी की पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।